हेलो एंड नमस्कार। दिस इज समाचार पल्स एंड यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल। कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में। आज है 12 जनवरी और आज है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। 5 दिन का ये कार्यक्रम है जिसका थीम है माई भारत विकसित भारत @2047। और इसमें हमारे जितने भी ज़िले हैं, 750 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, उनके हेडक्वार्टर पे जो कल्चर हेरिटेज प्रोग्राम है उसको शोकेस किया गया है, जिसमें मेन थीम था सेफ्टी। क्या सेफ्टी? रोड अवेयरनेस सेफ्टी। देखिए, आज ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी डिले हो रहा है मुझे, तो लेट मी चेक कि फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए आफ्टर रिकॉर्डिंग। मुझे फिर से री रिकॉर्ड करके मैं इरिटेट हो गई हूँ। तो आई डोंट वांट कि मैं मिस कर दूँ आज का जो अपना करंट अफेयर है, तो दैट्स व्हाई आई हैड, मतलब मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है ना, यहाँ पे आप देखो, ये जो अपना यूथ है, मतलब सॉरी, राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत जो हम ये फेस्टिव सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें विकसित भारत की बात की गई है। तो भारत का एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को विकासशील भारत नहीं, डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि डेवलप नेशन बनना है। बिकॉज हमारा टारगेट है कि हम जो है आगामी ईयर में, यानी अगले साल ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएँ और विश्व स्तर पर हम अपनी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से तीसरे पायदान पर पहुँच जाएँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट किया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु, है ना, जो कि 17,840 करोड़ रुपीस के लागत से लगी है। 6 लेन ब्रिज है, समुद्र पे लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया की अभी तक की। और अदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें 12,700 करोड़ की फंडिंग हुई, जिसमें रेल से लेकर के ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस, राइट, अंडरग्राउंड रोड, टनल्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट किया है भारत रत्नम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे सेंटर क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, है ना। ये पहले से थी, ये मोदी जी ने नहीं किया है। समझिए, SEEPZ, राइट। तो ये मुंबई में 110 एकड़ ज़मीन पे पहले से ही थी काफ़ी दिनों, मतलब 73, आई कैन से 1973 के टाइम पे ये बॉडी बनी थी। बाद में इसको जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट जो अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मतलब काउंसिल बोल सकते हैं, तो सॉरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट। तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत जो है इसको अपने अंदर लिया गया। देखो, मैं थोड़ी ना जल्दी में हूँ, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि कहीं मैं पढ़ा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर ये मेरे साथ धोखा ना हो जाए। तो फिर से आई एम गोइंग टू चेक ना। अभी तो ये चल रही है, भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक अपनी बॉडी है। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या कर दिया मोदी जी ने भाई? तो इसमें क्या किया, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन से जोड़ दिया, स्पेशल इकोनॉमी जोन से जोड़ दिया। तो स्पेशल इकोनॉमी जोन इसको बना दिया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में ये पहला होगा कि मशीन के द्वारा मेटल का प्रिंटिंग हो, मेटालिक प्रिंटिंग हो, 3D प्रिंटिंग हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसके तहत किया गया। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो है महिला सशक्तिकरण अभियान जो है यहाँ से लॉन्च किया गया, जिसमें महिलाओं को एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइडिंग की भी बात की गई है। बात करें, आईएमडी ने जो है फोरकास्ट किया है आने वाले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। कई जगहों पे बारिश होगी, कई जगहों पे जो है वो आपकी फॉग होगी। दिल्ली एनसीआर रीजन में जीरो विजिबिलिटी होगा, जिसमें कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरला में तो बारिश भी होगी और मॉडरेट रेनफॉल होगी, राइट। चलिए हम बात करते हैं जो डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो डिपार्टमेंट है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी सोशल जस्टिस है, राइट। तो उनके तहत ये एक स्किल कोर्स अवेलेबल कराया गया था। 70 घंटे का इंटरेक्टिव सेशंस था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। आप समझिए, देखिए, 2017 में ना मेंटल हेल्थ केयर बिल पास किया गया था, जिसमें ना दिव्यांग जनों की जो कैटेगरी है वो 7 से बढ़ा करके 21 कर दी गई थी। साथ ही साथ उनका 4% रिजर्वेशन होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट और सेंटर दोनों ही लेवल पे। एजुकेशन में फ्री एजुकेशन ऐसे व्यक्तियों
को 18 साल तक मिलती है और 5% यहाँ पे जो है रिजर्वेशन किस में किया गया है, हायर एजुकेशन के लिए। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनको 5% का वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो परसेंटेज प्लस 4 या 5%। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि 4 और 5 में क्या होगा। भारत में जो डिसेबल परसेंट है वो 2.21% है, जो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2.83 लाख के आसपास होते हैं, मतलब 2 करोड़ 83 लाख के आसपास होते हैं। और हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय रिहेबिलिटेशन स्कीम्स जो कि एनजीओ के सपोर्ट से चलाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और हम एक देखेंगे कि एक बॉडी है हमारी, दैट इज़ अ एल्मीको। एल्मीको दैट इज़ अ आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक बॉडी है जो कि पूरी तरह से फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है। 1976 में ये बॉडी सेटअप की गई थी और इस बॉडी का 5 जो है मुख्यालय है, कह सकते सेंटर है, भुवनेश्वर में, जबलपुर में, बेंगलुरु में, मोहाली में, उज्जैन में, फरीदाबाद में। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो लिम्स प्रोवाइड करती है, जैसे जो आर्टिफिशियल हाथ पैर होते हैं ना, वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे जो पर्सन है जिनकी एनुअल आय है ना 20,000 सालाना से कम है, उनको 10,000 रुपये तक का असिस्टेंट मिलता है ये एनजीओ के तरफ से लिम्को में बनी हुई जो भी आर्टिफिशियल लिम्स हैं उनको लगाने में। मतलब जो एनजीओ है वो हेल्प करती है, मैंने एनजीओ क्या करती है ना, कोलैबोरेट कर देती है, मिलवा देती है लोगों को, जो नीडी पर्सन है उनको मिनिस्ट्री, जो हमारी जो मिनिस्ट्री का ये एक विंग्स है एल्मिको, उससे। एल्मिको का एक अलग से एनआईएस कार्यक्रम है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सैटेलाइट। जो भी दिव्यांगजन साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या उस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो, चूँकि डिसेबिलिटी से न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी तो उसको हम लोग एक साथ क्लब करके बहुत पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो मेंटल हेल्थ सर्विस है ना, मेंटल हेल्थ केयर इंडिया एक इनिशिएटिव है जो प्रतिवर्ष निम्हांस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस के रूप में, ताकि अवेयरनेस हो मेंटल हेल्थ केयर को। लोग स्टिग्मा अटैच्ड मानते हैं कि अरे यार मेंटल प्रॉब्लम, तो इसको दूर करने के लिए और कैसे इसमें फिट रहा जा सकता है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट और जो प्रोग्राम है उसको वर्कशॉप को शोकेस किया गया। इसमें WHO इंडिया, यूनिसेफ, ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही साथ जो हमारी नीति आयोग है, इवन हमारे जो इकोनॉमी एडवाइज़र है, वो सभी उपस्थित थे यहाँ पे। अब जैसे कि निम्हांस क्या है, दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, राइट, जो बेंगलुरु बेस्ड है। तो उसी तरह से अलग अलग हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून में है। स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ के लिए सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मुंबई में है। उस तरह से एम्पावरमेंट पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सिकंदराबाद तेलंगाना में है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए चेन्नई में है इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट। पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, न्यू दिल्ली। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च, ये कटक उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट है सभी, इसीलिए ऐड क्यों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोको मोटर डिसेबिलिटीज़, देखो लोको मोटर डिसेबिलिटीज़ ना, जैसे ऑर्थो टाइप मानी, जैसे किसी का हड्डियों का इश्यू होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना लिगामेंट एंड टेंडन, जैसे हड्डियों का हड्डियों से जोड़, हड्डियों का मसल से जोड़। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, चल नहीं पाते हैं, या माइंड ऐसा कनेक्टेड नहीं है कि बॉडी काम करे, मतलब पैरालाइज्ड सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, तो औरतों से संबंधित जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसको लोकोमोटर वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कोलकाता में है। फिर साइन लैंग्वेज रिसर्च सेंटर जो हमारी है वो न्यू दिल्ली में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, ये मंडी यानी कि हिमाचल में है। मंडी भारत की सबसे ऊंची लोकसभा क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान ध्यान में रखना है आपको। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है वो सुगम्य भारत अभियान जिसको बोल सकते हैं, ये स्कीम है। अभी हम लोग ना डिसेबिलिटीज़ के लिए जो भी इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा उसको पढ़ेंगे। सुगम्य भारत अभियान जिसके तहत जितने भी बिल्डिंग्स होंगे वो सभी ऐसे बनेंगे जिसमें डिसेबल पर्सन चल सकें। जैसे अगर वो व्हील चेयर वाले हैं तो उनके लिए जो है वो रूफ टाइप का बना हुआ होना चाहिए जिससे वो चल सके, राइट। उसी तरह से दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके उनका। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, राइट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, ये हमारी जो आरपीएफ है ना, आरपीएफ, तो हमारी जो आरपीएफ है, ठीक है, रिजर्व पुलिस फोर्स है, सॉरी नॉट आरपीएफ, सेंट्रल, सीआरपीएफ, नॉट आरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है हमारी, तो उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया जिसमें वो डिसेबल पर्सन को स्किल अप करेंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये ना पहले हुआ करता था इंदिरा गांधी वृद्ध पेंशन योजना, है ना, तो इसको चेंज करके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम किया गया, जिसके तहत जो है ओल्ड एज पर्सन और जो डिसेबल है उनको तो अलग से मिलता ही है, प्लस ओल्ड एज पर्सन को भी क्या होता है 300 रुपये, और 80 साल से ऊपर के जो ओल्ड एज पर्सन उनको 500 रुपये। तो ये 300-500 है हालांकि कम, लेकिन चूंकि ये अलग से मिलता है, इसके साथ साथ अलग से बेनिफिशरीज जो भी चीज़ें होती हैं वो मिलती रहती हैं। तो ऐसे मैं ये नहीं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मतलब अरे ठीक है कम मिल रहा है तो क्या वो बहुत मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इतना मिलता है। और ये बता रही हूँ कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको एक्सेस होती है, बट ये एक एडिशनल मिलता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर्सन विद डिसेबल है उनका भी राइट है, राइट, तो उनके पास भी राइट टू लाइफ है विद डिसेबिलिटीज़, जो कि हम देखेंगे 2016 में एक्ट पास किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, जो कि लास्ट ईयर 2023 में 18 मई को मनाई गई थी। अब ये मैं क्यों लिखी हूँ ऐसा, क्योंकि ये जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे होता है, एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे होता है, ये मई महीने की तीसरे थर्ड थर्सडे मई महीने में होता है, इसलिए 18 तारीख में बताई हूँ। ये हमारी जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने सजेशन दिया है पॉलिसी मेकिंग के लिए सस्टेनेबल मरीन फिशरीज मैनेजमेंट के तहत, ये बॉडी 1947 में बनी थी। और ये जो बॉडी है वो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फैमिली का विंग्स है। भारत विश्व में तीसरे स्तर पे आता है फिशरीज प्रोडक्शन में, और दूसरे स्तर पे आता है एक्वा एग्रीकल्चर में। अब देखो जो गाइडेंस है वो दिया गया है कायदे से स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। अब कैसे समझिए, क्योंकि जो फिशरीज है वो 7 शेड्यूल में आता है, यानी कि स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कायदे से जो ईईजेड है, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट के बाद का जो टीजेड है वो तो राज्य सरकार के हाथ में आ गया मैनेजमेंट के पॉइंट से, ना कि लॉ के पॉइंट से। सीजेड हो गया वो केंद्र के हाथ में आ गया, ईईजेड हो गया वो केंद्र के हाथ में आ गया, यानी यहाँ 12 नॉटिकल माइल, यहाँ 12 नॉटिकल माइल, और यहाँ 176 नॉटिकल माइल, ये कुल मिलाकर के समुद्र में हमारे 200 नॉटिकल माइल का हमारे पास फ्री एक्सेस जोन होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, इसलिए कुछ जगहों पे स्टेट को और कुछ जगहों पे सेंटर को मिलकर के काम करना है। और क्या-क्या चीज़ें हैं हमारी, देखो अभी सजेशन आया है, लॉ नहीं आया है, इसलिए लॉ के पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर सजेशन है, फिर बिल बनेगा, ड्राफ्टिंग होगा, राइट, उसमें फिर बवाल होगा, तब तो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और बहुत सारे लोग उसी को पढ़ाएंगे एकदम अलग से, मतलब नॉलेज कम, बस वो होना ज़रूरी है कि मसाला न्यूज़, राइट, तो वो आपको अभी नहीं जानना है, बॉडी समझिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझिए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लाई गई थी, चूँकि मत्स्य वाला पढ़े तो सब पढ़ लेते, एक बार रिवीजन मार लेते। फिर फिशरीज़ पॉलिसी से हमारी जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज़ 2017 में लाई गई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ हमारी जो मरीन फिशरी रिसोर्सेज है उसके लिए ये बिल थी। फिर हमारी फिशरी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चाहिए, तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी 2015 में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेनमार्क के साथ, और डेनमार्क के साथ इंडिया ने एक अलायंस साइन किया है। अलायंस 2020 से चल रहा था, 2025 में कंक्लूड होना है, अब ये वर्क में अब आ चुकी है। ये ग्रीन अलायंस जो है, ग्रीन अलायंस है, ग्रीन अलायंस फ्यूल के रिस्पेक्ट्स में, मतलब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के लिए। तो अभी डेनमार्क कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, बिजनेसमैन होंगे, रिसर्च सेंटर्स होंगे, सरकारी स्तर पे, प्राइवेट स्तर पे, वो सब भारत के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करेंगे, और इस तरह से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को और ग्रीन एनर्जी को डेवलप करेंगे। अब ये जो ग्रीन एनर्जी हम डेवलप करेंगे, इससे होगा क्या, इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो एक तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो हम पूरा करेंगे, साथ ही साथ हम अपना इन्वायरमेंट को बचाएंगे। हम जो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जीरो कार्बन इमिशंस 2070 हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे। जॉब क्रिएट करेंगे, ग्लोबल लीडर बनेंगे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और यही सब बस। और हम यहाँ पे एक और देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, भारत किन किन देशों के साथ इस तरीके का पार्टनरशिप किया है। तो यूएस के साथ हमारा पार्टनरशिप है क्लीन एनर्जी में, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन में सऊदी अरेबिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद है ग्लोबल फ्यूल अलायंस, हमारे 3 देश के साथ है, मतलब 3 देश कुल मिला के, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए।
क्वाड जो कि एक मतलब इंडियन ओशियन रीजन में 4 देशों के बीच में ये एक अलायंस है, राइट, जो कि सिक्योरिटी के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन रीजन में, उसमें भी भारत ने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, बायोफ्यूल, इन सब पे रिसर्च के लिए इसमें भी अपना हम कह सकते हैं एंगल निकाल लिया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की गई है आईएलओ के द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें एक होता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, दूसरा होता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट और तीसरा रिपोर्ट होता है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में डेवलपमेंट तो हो रहा है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है या इकोनॉमिकली वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, जो लेबर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो उसमें कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है, कैसे इन्वायरमेंट लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे अदर चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो उस पर वर्क किया जाता है, रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये जो आईएलओ है, ये आपको बता दें यूएन की एक एजेंसी है, और ये फॉर्म हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो ये थी आज तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़, और इसको हम लोग अब जो हमारी जो आई विल ट्राई कि मैं टाइम पे कर पाऊँ, बट टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं कर पाई, तो दैट इज़ वाई लेट हो गया काफ़ी। सो बट दिस इज़ द टोटल न्यूज़, आज का जो भी करंट अफेयर था इम्पोर्टेंट। सो